जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एनसीएफ 2005 की बात करें तो आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में आपके साथियों यहाँ से 5 से 6 नंबर के प्रश्न आपकी परीक्षा में छपते हैं। कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर आप उठाकर देख लीजिए, चाहे वह साथियों जूनियर की बात करें या प्राइमरी लेवल की, दोनों में साथियों आपके 5 से 6 नंबर के प्रश्न छपते हैं। इससे कम प्रश्न किसी शिफ्ट में नहीं आते। तो ये साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी परीक्षा के लिए। तो इससे साथियों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसका निचोड़ वीडियो लेकर आ गया हूं साथियों। 35 प्रश्न हैं इस वीडियो में, और इसको देखने के बाद शायद ही आपको कोई वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसको देखने के बाद साथियों आपके जो भी प्रश्न बनेंगे यहीं से फंसने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा साथियों। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। कहां मिलेगा वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं साथियों, बिना समय खराब किए हुए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एनसीएफ 2005 का पूरा नाम क्या है? यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है। तो एनसीएफ का पूरा नाम है साथियों नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अंग्रेजी में ही इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, और इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक है, अंग्रेजी में बात करें तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से एनसीएफ की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? यानी कि जब एनसीएफ 2005 का गठन हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, प्रोफेसर यशपाल थे उस समिति के अध्यक्ष, और उनका फोटो भी यहाँ पर आप देख लीजिए, रट लीजिए, इनका नाम याद कर लीजिए। सैकड़ों बार आपका परीक्षा में, ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है, और सीटेट में तो हर बार साथियों प्रत्येक दिन आपके प्राइमरी में या जूनियर में यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जो साथियों एनसीएफ समिति का गठन हुआ था उसमें प्रोफेसर यशपाल जो है उसके अध्यक्ष थे। इसको आप जानते रहिए। तो वीडियो पूरा जरूर देखकर जाइएगा साथियों, एक भी प्रश्न आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, और साथियों प्ले लिस्ट मैंने बना दिया है सीटेट की तैयारी के लिए। वहां पर शानदार तरीके से जो है प्रत्येक साथियों आपके जो टॉपिक हैं उससे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला वहां पर चलाई जा रही है। इसके अलावा साथियों आपको करना क्या है सब कुछ वहां पर बता दिया गया है। ठीक है, प्ले लिस्ट बना दिया गया है, तो प्ले लिस्ट से सभी वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट साथियों, तेजी के साथ। अब बिना कोई बकवास किए 35 प्रश्नों को खत्म करते हैं। अगला प्रश्न है, एनसीएफ संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो जो साथियों एनसीएफ समिति बना था उसमें साथियों कितने सदस्य थे? 35 सदस्य थे। कितने? 35। तो यही सब प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अगर बालक की प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो उसका स्थानीय भाषा। ठीक है, तो जैसे आपका साथियों कोई भी बच्चा जहां जिस स्थान पर है, जहां पर रहता है, वहां पर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, उस बच्चे को उसी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, चाहे वह हिंदी में हो, उर्दू में हो, अंग्रेजी में हो, जहां पर जैसी भाषा बोली जाती है उसको साथियों कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा बच्चे को उसी में दी जानी चाहिए। ये आपके एनसीएफ में वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए? रटंत पद्धति से मुक्त होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि बच्चों को रटाना नहीं है, उनको समझाना है। ठीक है, देखिए अगला जो ऑप्शन है आपका, तनाव व बोझ से युक्त। क्या तनाव बोझ से युक्त? नहीं, रटन प्रणाली नहीं। तो आपका जो रटंत विद्या होती है उसको छुटकारा दिलाना है बच्चों को। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी ज्ञान को जोड़ा जाना चाहिए। विद्यालयी ज्ञान को किससे जोड़ना चाहिए? बाहरी स्कूली जीवन से। बच्चा बाहर कैसे जीवन जीता है, लोग कैसे जीवन जीते हैं, बाहर का वातावरण कैसा है, बोलचाल क्या है, व्यवहार कैसे करना है। ठीक है, बाहरी वातावरण जो है उसका काफ़ी प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो बच्चे को ज्ञान को साथियों स्कूल तक ही सीमित ना रखा जाए, उसको जो है उसके बाहरी जीवन से जोड़कर हर चीज़ें उसको बताई जाएँ। तो ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आपके देखिए एनसीएफ में बार बार आते हैं, और ये सब प्रश्न आपके कई बार परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में जीवन शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। तो जीवन शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए साथियों बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना। ठीक है, बच्चे जो होते हैं उनके मन में ये भावना पैदा करना कि वो नई नई चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करें। उनके अंदर, जैसे मान लीजिए वे साथियों कोई जानवर देख लेते हैं, बिल्ली, तो बिल्ली
के बारे में वे जानने की कोशिश करें, ठीक है, कुत्ता देख लिया, पतंग देख लिया, तो ऐसी प्रवृत्ति उनका बनाना कि वो नई नई चीज़ों के बारे में सोचना चालू कर दें, नई नई चीज़ों के बारे में जानने की प्रवृत्ति उनके अंतर्गत उनके मन में पैदा हो, ऐसी चीज़ें हमको विकसित करना है बच्चों के अंदर। और यही उद्देश्य साथियों आपका एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की होनी चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ ... से प्राप्त की है। किससे प्राप्त की है साथियों? रचनावाद से। किससे? रचनावाद से। जो फ्रेमवर्क है एनसीएफ 2005 है, उसमें जो साथियों चीजें लिखी गई हैं वो रचनावाद से लिखी गई हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक निबंध है, ठीक है, सभ्यता और प्रगति, उसी से साथियों ये एनसीएफ 2005 लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पर बल देता है? स्वयं करके सीखने पर, यानी कि बच्चे स्वयं करें, स्वयं सीखें, ठीक है, इसी पर विशेष बल दिया गया है कि बच्चों को स्वयं से करके सीखने की आज़ादी दी जाए, ठीक है, उनको रटने की प्रक्रिया नहीं करना है, ठीक है, समस्या उनका खुद नहीं हल ज़्यादा करवाना है, उनको खुद करके सीखना है, ठीक है। शिक्षक केंद्रित तो बिल्कुल नहीं होगा, शिक्षक केंद्रित रटने की प्रक्रिया, ऐसा जहां पर भी ऑप्शन मिले, कोई भी क्वेश्चन हो साथियों, उसको साथियों आपको तुरंत कट कर देना है उस ऑप्शन को, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? तो एनसीएफ 2005 में साथियों अध्याय जो हैं 5 अध्याय हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र या शीर्षक है, ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है, एजुकेशन विदाउट बर्डन। क्या? एजुकेशन विदाउट बर्डन, बर्डन मतलब बोझ। तो इसका साथियों यही उद्देश्य है कि बच्चों पर बोझ ना लादा जाए, ठीक है। मान लीजिए कक्षा 2 में बच्चा है और इतना ज़्यादा पुस्तकें उसके लिए, ठीक है, बना दी गई कि वो पूरा पीठ पर लादे हुए जा रहा है, पहले यही होता था। तो जो एनसीएफ आया उसने साथियों इस चीज़ को दूर कर दिया, ठीक है। तो यही आपका है, काफ़ी महत्वपूर्ण ऑप्शन है आपके लिए, इसको आप जानते रहिए, शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन, ठीक है। यही साथियों मुख्य सूत्र है किसका? एनसीएफ 2005 का। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो अभी मैंने ऊपर बताया आपको सभ्यता और प्रगति, ये साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर का एक निबंध है और एनसीएफ 2005, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को यहीं से लिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, गणित का उद्देश्य एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है? गणना करने की क्षमता का विकास। गणना करने की क्षमता का विकास करना, यही आपका गणित का उद्देश्य है बच्चों में, ठीक है। यानी कि बच्चों को मैथ के शुरुआती चीज आने चाहिए, गणना करना, गिनती करना, ठीक है। बल्कि आपका गणित से साथियों संस्कृत का कोई और साथियों मानसिक जागरूकता का कोई मतलब नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों का कोई मतलब नहीं है। ये साथियों आपके अदर सब्जेक्ट के विषय हैं। गणित का सीधा मतलब होता है कि उनकी तार्किक क्षमता का विकास करना, उनकी गणना करने की क्षमता, समझ को विकसित करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए एक सुविधा प्रदाता के रूप में। जो शिक्षक होता है साथियों, वो साथियों ना तो एक शिक्षक है, ठीक है, बल्कि क्या है? एक सुविधा प्रदाता है। आप केवल बच्चों को चीज़ें बता रहे हैं, उनको एक सुविधा दे रहे हैं, ठीक है, कि बच्चे ऐसे करके सीखें। बाकी आपको ना तो नेता बनना है, ना तो शासक बनना है, ना तो भाई बनना है, ठीक है। आप एक क्या हैं? उसके दोस्त हैं, एक मित्र हैं आप, ठीक है। उसको चीज़ें बता रहे हैं कि मित्र ऐसे करिए, आप ऐसे सीखिए आप, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, यदि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा के शिक्षक उपलब्ध ना हो तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को भाषा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार है? ठीक है, मान लीजिए बच्चा जिस स्कूल में जाता है वहाँ पर साथियों मान लीजिए उर्दू भाषा जो है उसकी मातृभाषा, स्थानीय भाषा उर्दू, या मान लीजिए अंग्रेजी, मान लीजिए वहाँ पर ऐसा शिक्षक मौजूद ही नहीं है जिसको अंग्रेजी या उर्दू आता हो, ठीक है। तो ऐसी साथियों उसकी भाषा विकास के लिए साथियों सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आर्टिकल अनुच्छेद 350 में साथियों इसका अधिकार वर्णित है कि जो वहाँ के शिक्षा अधिकारी हैं उसकी पूरी पुख्ता व्यवस्था करें, ऐसा साथियों अनुच्छेद 350 में वर्णित है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के विचार कब आया? तो यह विचार साथियों आपका 1993 ईस्वी में आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? ठीक है, तो आपका जो सही होगा सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी में सुधारों की बात की गई है।
चलिए अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। अगर अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज की बात की जाए शिक्षा के बारे में तो एनसीएफ 2005 है। इसके बाद आपका अभी तक कोई भी एनसीएफ यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा इसके बाद अभी तक नहीं आई है। ठीक है, अभी जो हाल में आया था वो साथियों आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति थी 1986 के बाद। ठीक है, आपका 2020 में आया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, वो शिक्षा नीति है, ये साथियों आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसको आप जरूर जानते रहिएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसी के द्वारा एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था और अब इसका नाम बदलकर साथियों कर दिया गया है क्या, शिक्षा मंत्रालय। क्या, शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि पहले शिक्षा मंत्रालय नहीं हुआ करता था, शिक्षा मंत्रालय इसी विभाग के अंतर्गत कार्य करता था और तब उसी ने जो है एनसीएफ 2005 तैयार करवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही जाएगा तीसरा, ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर। चीजें समझिएगा आप, जो चीजें बच्चों को आती है पहले हम वो चीजें बच्चों को बताएंगे, उसी से जो हम टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसी को जोड़ते हुए उनको साथियों जो उनको नहीं आ रहा है वहां तक उनको पहुंचाना है। तो वही चीज यहां पर आपको कह रहा है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका मतलब यही हुआ कि जो बच्चों को आता है उसी से साथियों उनका विकास जो बच्चे नहीं जानते हैं वहां तक करना है। मूर्त मतलब जिसको हम साथियों प्रत्यक्ष रूप से देख सकें, जिसकी कोई आकृति आकार हो, और अमूर्त मतलब साथियों अमूर्त चिंतन यानी कि जिसका कोई आकार ही ना हो। ठीक है, जैसे अमूर्त चिंतन आपका तार्किक शक्ति होती है, गणितीय बुद्धि होती है। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करिकुलम किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो करिकुलम साथियों आपका है लैटिन भाषा का शब्द। किसका, लैटिन भाषा का। और करिकुलम का मतलब होता है साथियों पाठ्यचर्या, जो हम साथियों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, वो सभी साथियों आपके पाठ्यचर्या में आते हैं। आपका जो सिलेबस है वो आपके पाठ्यचर्या में आता है और ये साथियों का जो करिकुलम है वो लैटिन भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई। तो ये एनसीएफ 2005 की कार्यशाला एनसीईआरटी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एनसीएफ 2005 में किस बात पर बल दिया गया है। शांति के लिए शिक्षा। किस बात पर बल दिया गया है, शांति के लिए शिक्षा की बात की गई है। ठीक है, तो आपका बाकी ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए हैं। कक्षा 10वीं की जो परीक्षा ऐच्छिक हो, इसमें साथियों आपके सुधार की बात की गई है। तो पहला ऑप्शन आपका सही जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी जो आपको समझाने लायक था मैंने समझा दिया, बाकी जो डायरेक्टली बताने लायक हैं आपको इनको याद करना है। ठीक है, तो वो मैं डायरेक्ट उत्तर बता दे रहा हूं ताकि आपका समय भी खराब ना हो। तो वीडियो कैसा लगा साथियों, एक बार प्लीज सपोर्ट मी एंड लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, बाकी कोई आपका सुझाव हो मेरे प्रति तो आप जो है नीचे कमेंट जरूर करिएगा। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम मतलब होता है साथियों सिलेबस, बच्चे को पढ़ना क्या है। जैसे मान लीजिए आप कक्षा 10 में हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके निर्माण की आवश्यकता क्यों होती है, यही पूछा जा रहा है। तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अगर साथियों निश्चित नहीं रहेगा कि आपको सीखना क्या है, यानी कि कक्षा 10 के लेवल को, कक्षा 5 के लेवल को बच्चे को क्या क्या सीखना चाहिए, अगर वो निश्चित नहीं रहेगा तो आप उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको 10 टॉपिक पढ़ना है और जब निश्चित नहीं रहेगा ये 10 टॉपिक तो आप 5 ही टॉपिक पर अटक गए तो बच्चे की शिक्षा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए इसकी आवश्यकता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए। सूचना, इंफॉर्मेशन को क्या मानने से बचा जाए, ज्ञान। सूचना साथियों कोई ज्ञान नहीं होता, वो साथियों केवल एक जागरूक करने के लिए एक इंफॉर्मेशन होता है, तो इसको ज्ञान ना माना जाए सूचना को। ठीक है, ये सुझाव दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है, तो सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना।
यानी कि जो बच्चे की सांस्कृतिक विरासत है पहले की, उससे बच्चों को अवगत कराना और उसके व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करने हेतु जो कला शिक्षा है उसको विद्यालय में जोड़ा गया है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। ठीक है, गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत क्या जो है महत्व दिया गया है, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, यानी कि जो बच्चों के लिए जो अनुभव है, जो पाठ्यक्रम है उसमें सुधार को महत्व दिया गया है, यानी कि लगातार उसमें सुधार करने की बात की गई है। अगला प्रश्न है यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते हैं। यदि साथियों बच्चा किसी भी क्लास में फेल होता है तो उसमें बच्चे की कमी नहीं है, आप बच्चे की कमी कतई नहीं निकाल सकते। वो साथियों आपकी असफलता है, वो आपकी कमी है, स्कूल की कमी है, शिक्षक की कमी है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। अगर सीखने की बात करें, अधिगम की बात करें, तो जो साथियों अधिगम है, जो सीखना है वो क्या है साथियों, एक ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। यानी कि बच्चा नया नया चीज़ सीखता है, यानी कि हम जो चीज़ें सीखते हैं वही अधिगम है, वही सीखना है। यानी कि हम अपने मन में, अपने दिलो दिमाग में नए नए ज्ञान को विकसित करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। यही एनसीएफ 2005 में बताया गया है कि सीखना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में डाट अध्यापन की बात करना निरर्थक है। सृजनशील क्रिएटिव बात की जो अध्यापन की बात वो भीड़ भाड़ वाले कक्षा में करना बेकार की बात है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो जो आपका सभी बच्चों को सीखने की क्षमता होती है, तो पहला आपका सही है, यहाँ नहीं है पूछा है। ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं सब में सीखने की क्षमता होती है, सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित होते हैं, ये भी सही है। और अगला है डी ऑप्शन, स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, चाहे बच्चा स्कूल में हो या घर पर हो, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, तो जो आपका सी ऑप्शन है कि बच्ची व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। क्या सभी बच्चों के सीखने की क्षमता एक जैसी होती है? नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन डी सी वाला, आपका ऑप्शन सी वाला गलत है और नहीं है पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में दिया गया है, क्योंकि बहुभाषा साथियों क्या है, एक संसाधन है, एनसीएफ 2005 में बताया गया है। ठीक है, क्योंकि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बाल सुरक्षित महसूस करते हैं। मान लीजिए आपकी कोई कक्षा है, आप कक्षा 5 में पढ़ाते हैं, आप टीचर हैं और उसमें मान लीजिए 10 बच्चे हैं, जिसमें से 3 बच्चे उर्दू में बात करते हैं, 3 हिंदी में बात करते हैं, 3 अंग्रेजी में बात करते हैं और एक ऐसा है जो आपका मलयालम में बात करता है। तो अगर आपको बहुभाषा सभी भाषाओं का ज्ञान है तो आप प्रत्येक बच्चे के मन की बातों को समझ पाएंगे, उसको भी समझा पाएंगे। अन्यथा साथियों आपका शिक्षण बेकार हो जाएगा, आप पढ़ा नहीं पाएंगे। तो यही आपका जो पूछा गया है वो साथियों है क्या, कि यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करेगा, कि मतलब वो अपनी चीज़ें सीख पाएगा अपनी मातृभाषा में। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई बालक पीछे ना छूटे, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था कि कोई भी बच्चा, यानी कि अगर मान लीजिए वो अंग्रेजी भाषा क्षेत्र से संबंधित है और कक्षा में हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो वो साथियों अगर उस कक्षा में बहुभाषा की बात होती रहेगी तो बच्चा जो है वो भी सीख लेगा, वो पीछे नहीं रहेगा। तो पहला दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये सभी चीज़ें साथियों आपके किसमें, एनसीएफ में वर्णित हैं। ठीक है, यह बालक को अपने आप पर विश्वास के लिए प्रेरित करेगा। अगर प्रत्येक बालक के मातृभाषा में बातें होंगी तो वो साथियों उनको प्रेरित करेगा, ठीक है, उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए। अगर मान लीजिए कोई अंग्रेजी वाला बच्चा है, हिंदी की क्लास में बैठ गया तो वो समझ ही नहीं पा रहा है, तो उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा। इसलिए तीनों कथन आपके काफ़ी जो महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, भाषा बहुभाषा संसाधन के लिए, तो आपके ऑप्शन तीनों सही हो जाएंगे। ये सभी चीज़ें आपको जानना है, चीज़ें समझना है, तभी आप एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। एक एक ऑप्शन आपके दिमाग में होना चाहिए। शिक्षकों को शिक्षण व्यवसाय में लगातार बदलते मानकों और डाट के साथ डील करनी चाहिए। पाठ्यचर्या किसके साथ डील करनी चाहिए? पाठ्यचर्या के साथ डील करनी चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन का प्रधान उद्देश्य है, यानी कि मूल्यांकन करने का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अध्यापकों और छात्रों की उपलब्धि का मापन करना,
मूल्यांकन का मतलब ही साथियों होता है कि हमने जो सीखा, हमने जो सिखाया बच्चों को, क्या वो बच्चों में साथियों वो ज्ञान वितरित हो रहा है, बच्चों को वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो वही चीज़ ऑप्शन आपका तीसरे में है, यानी कि जो शिक्षण अधिगम है, यानी कि जो बच्चे सीख रहे हैं वो प्रक्रिया में अध्यापक कितना सफल हुआ, कितना बच्चों को सिखाने में सफल हुआ, छात्र कितनी उपलब्धि प्राप्त करने में सफल हुए, इसका मापन करना ही साथियों मूल्यांकन है और यही मूल्यांकन का उद्देश्य भी है। और ये साथियों आपका एनसीएफ 2005 में वर्णित है। बाकी आपके तीनों ऑप्शन देख लीजिए, वो गलत हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपके ऑप्शन आएंगे और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आपके बनेंगे। तो उम्मीद है साथियों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अन्य वीडियो देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाएं, वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।